सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो हमें मार्च 2022 तक पूरा करना है। इसी के क्रम में 3 मॉड्यूल विकसित किए गए हैं: आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये तीनों मॉड्यूल मिल गए होंगे। शिक्षकों ने इन मॉड्यूल का कितना अध्ययन किया, इसके लिए मिशन प्रेरणा की जांच टीम भी गठित की गई है, जो विद्यालय में जाकर निरीक्षण कर रही है और शिक्षकों से तीनों मॉड्यूल पर आधारित प्रश्नों को पूछ रही है। इसके साथ साथ आपके ब्लॉक के बीईओ अगर आपके विद्यालय में आते हैं तो वे आपसे मॉड्यूल पर आधारित कई प्रश्न पूछते हैं। इसके अतिरिक्त कई जनपदों में और कई ब्लॉक में मिशन प्रेरणा से संबंधित एक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें तीनों मॉड्यूल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। हो सकता है आने वाले समय में आपके ब्लॉक में भी इस तरह की कोई परीक्षा आयोजित की जाए। तो साथियों, दिनांक 13/12/2020 को बुलंदशहर जनपद के गुलावटी ब्लॉक में आधारशिला मॉड्यूल पर आधारित एक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा में बहुत ही मुश्किल 50 प्रश्न पूछे गए। काफ़ी महत्वपूर्ण परीक्षा थी। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इस परीक्षा में कौन कौन से 50 प्रश्न पूछे गए और उनके क्या आंसर होंगे। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किस तरह के प्रश्न गुलावटी जनपद बुलंदशहर के गुलावटी ब्लॉक में पूछे गए। आधारशिला मॉड्यूल पर आधारित प्रश्न उत्तर ब्लॉक गुलावटी। तो ये हमारी जो प्रश्नावली थी वो आधारशिला मॉड्यूल पर आधारित थी। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न था, आधारशिला पुस्तिका किस पर आधारित है? भाषाई शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, ईवीएस। तो इसका सही आंसर होगा बुनियादी शिक्षा, क्योंकि हमारी आधारशिला पुस्तिका जो है वो बुनियादी शिक्षा पर आधारित है। तो इस पे आप थर्ड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, आधारशिला किन विषयों पर आधारित या केंद्रित है? भाषा, हिंदी, गणित, भाषा एवं गणित। तो आधारशिला जो हमारी हस्त पुस्तिका है वो हमारी भाषा और गणित पे आधारित है। तो इस पे हम 4th ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उपयुक्त सभी। तो साथियों, भाषा सीखने का जो सही क्रम होता है वो आपका सुबोपली होता है, यानी कि सबसे पहले बच्चा सुनना सीखता है, फिर बोलना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है और उसके बाद लिखना सीखता है। तो इसमें आपका सुबोपली आपका 3rd ऑप्शन सही होगा। 3rd पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आधारशिला मॉड्यूल में कितने भाग हैं? 1, 2, 6, 5। तो आपको याद होने चाहिए सभी मॉड्यूल में कितने कितने भाग हैं। तो हमारे आधारशिला मॉड्यूल में 6 भाग होते हैं, शिक्षण संग्रह में भी 6 भाग होते हैं और ध्यानाकर्षण में हमारे 4 भाग होते हैं। तो इसका 3rd ऑप्शन आपका सही होगा। 3rd पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शुरुआत में ध्यानाकर्षण शिविर कितने दिवस निर्धारित है? 50, 30, 40, 60। तो हमारा जो ध्यानाकर्षण शिविर है वो शुरुआत में हमारा 50 दिन का निर्धारित किया गया था। तो 50 पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद लर्निंग आउटकम को क्या कहेंगे? अधिगम संबंधी परिणाम, सीखने के प्रतिफल, अपेक्षित बताएं। ये शायद गलत लिख रहा है, इसमें अपेक्षित दक्षताएं होगा, ये मिसप्रिंट हो गया है। उपरोक्त सभी। तो साथियों, लर्निंग आउटकम के ये तीनों नाम हैं। लर्निंग आउटकम को अधिगम संबंधी परिणाम भी कहते हैं, सीखने के प्रतिफल भी कहते हैं और अपेक्षित दक्षताएं भी कहते हैं। तो इसका 4th ऑप्शन सही होगा। 4th पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गणित विषय कितने केंद्रीय लर्निंग आउटकम तय किए गए हैं? तो साथियों, मैंने कई बार बता चुका हूं, मैं गणित में 5 केंद्रीय लर्निंग आउटकम डिसाइड किए गए हैं और इसी तरह से भाषा में आपके 4 केंद्रीय लर्निंग आउटकम डिसाइड किए गए हैं। कुल मिलाकर आपके 9 केंद्रीय लर्निंग आउटकम डिसाइड किए गए हैं। तो इसका आंसर 5, 4, 6, 2 में से 5 सही होगा। 5 पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है,
चरणबद्ध सीखने की ठीक प्रक्रिया है? एक्सपीरियंस, एप्लीकेशन, कंसोलिडेशन, रिफ्लेक्शन। दूसरा ऑप्शन है एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन, कंसोलिडेशन, और तीसरा ऑप्शन है एप्लीकेशन, एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन और कंसोलिडेशन, और फोर्थ ऑप्शन कोई नहीं। तो साथियों, चरणबद्ध सीखने की जो ठीक प्रक्रिया होती है वो ERAC होती है, यानी E से एक्सपीरियंस, R से रिफ्लेक्शन, A से एप्लीकेशन और C से कंसोलिडेशन। तो इसका आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सेकंड पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गतिविधि कितने प्रकार की होती है? तो साथियों, गतिविधि इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 2, 3, 4, 1। तो साथियों, गतिविधि आपकी 4 प्रकार की होती हैं: मौखिक गतिविधि, लिखित गतिविधि, ICT गतिविधि और TLM आधारित आपकी गतिविधि। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, 4 पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद QR कोड से कौन सी गतिविधि कराई जा सकती है? ICT, मौखिक, लिखित, सामग्री आधारित। तो QR कोड से आपको स्कैन करना होता है, तो स्कैन करना कंप्यूटर का प्रयोग है, इसलिए इसमें ICT आएगा, ICT पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आधारशिला भाग 2 किस विषय पर आधारित है? गणित, भाषा, हिंदी, अंग्रेजी। तो आधारशिला के भाग 2 में ये भी आपको याद होना चाहिए किस भाग में क्या दिया हुआ है। जैसे आधारशिला के भाग 1 में अवधारणा और उद्देश्य दिए हुए हैं, भाग 2 में भाषा दिया गया है, भाग 3 में आपका गणित दिया गया है, भाग 4 में आपका कक्षा 3, 4, 5 की समाज EVS दिया हुआ है, भाषा दे रखा है, गणित दे रखा है। तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए। तो भाग 2 आपका भाषा से रिलेटेड है, तो भाषा पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका LSRW में W से क्या तात्पर्य है? LSRW ये आपका भाषा सीखने का क्रम होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो W से हमारा मतलब होगा राइटिंग। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, विंटर, राइटिंग, वर्किंग, विनिंग। तो इसका राइटिंग आपका सही होगा, राइटिंग पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि पहचान के कितने चरण है? 4, 3, 5, 2। तो साथियों, ध्वनि पहचान के आपके 4 चरण होते हैं। सबसे पहले तो बच्चा ये सीखता है क, ख, ग, उसके बाद उसमें मात्रा लगानी सीख जाता है, उसके बाद शब्द बनाना सीख जाता है, उसके बाद वाक्य बनाना सीख जाता है। तो ध्वनि पहचान के 4 चरण आपके होते हैं। उसके बाद शिक्षण योजना के अंतर्गत शिक्षण का क्या लक्ष्य है? वांछित लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति करना, बच्चों को ज्ञानी बनाना, पाठ याद करना और प्रश्नों को याद करना। तो शिक्षण योजना के अंतर्गत शिक्षण का जो लक्ष्य होता है वो आप एक लर्निंग आउटकम को लेके चलते हैं, जो आपका अपेक्षित लर्निंग आउटकम होता है उसकी संप्राप्ति किसी तरीके से हो जाए। तो इसका फर्स्ट आंसर आपका सही होगा, वांछित लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति करना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा 1 के लिए गणित का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? निर्धारित सूची से 5 शब्द पहचान लेता है, ये तो आपका भाषा का है। कक्षा 1 का निर्धारित सूची से 5 संख्या पहचान लेता है, ये आपका गणित का है, कक्षा 1 का प्रेरणा लक्ष्य है। निर्धारित सूची से 20 संख्या, ये तो कुछ है ही नहीं, 1 अंक के जोड़ के 75%, ये भी छोड़ दीजिए। आपका सेकंड आंसर आपका सही होगा, निर्धारित सूची से 5 संख्या पहचान लेता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 16, प्रेरणा तालिका कहाँ लगेगी? विद्यालय के बाहर दीवारों पर, अगर दीवारों पर बाहर लगेगी तो कोई भी फाड़ देगा इसको। कक्षा कक्ष में, कार्यालय में, बच्चों के घर में भी नहीं लगेगी, ये आपकी कक्षा कक्ष में लगेगी, जिससे कि बच्चों को अपना प्रेरणा लक्ष्य पता चलता रहे कि उन्हें क्या हासिल करना है। तो कक्षा कक्ष में सही होगा इसका ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। तो 30 शब्द मैंने बताया था कक्षा 3 का है और 20 शब्द आपका कक्षा 2 का है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, कक्षा 3। कक्षा 3 पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लर्निंग आउटकम की श्रेणियां हैं? तो साथियों, लर्निंग आउटकम आपके 3 तरह के होते हैं, केंद्रीय लर्निंग आउटकम जिन्हें फोकल लर्निंग आउटकम भी कहते हैं, नेस्टेड लर्निंग आउटकम्स और उप आउटकम्स। तो 3 श्रेणियां होती हैं, तो इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा, इस पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, गणित के जरिए बच्चों में कौन कौन से मानसिक कौशल विकसित होते हैं? तुलना, क्रमबद्धता, समस्या समाधान और उपरोक्त सभी। तो गणित के जरिए आपकी तुलना भी होती है, क्रमबद्धता भी होती है, समस्या समाधान भी होती है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी गतिविधि के 2 महत्वपूर्ण पहलू क्या होते हैं? रोचकता और सरलता, सरलता और सहभागिता, लड़ना और झगड़ना, रोचकता और चुनौती।
तो गतिविधि के जो दो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, गतिविधि एक तो रोचकपूर्ण होनी चाहिए और दूसरी गतिविधि में चुनौती होनी चाहिए। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, रोचकता और चुनौती। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण योजना के प्रमुख बिंदु हैं सभी स्तर के बच्चों की सहभागिता, चयनित लर्निंग आउटकम, उपयुक्त गतिविधियां, उपयुक्त सभी। तो शिक्षण योजना के सभी बच्चों की सहभागिता भी होनी चाहिए, लर्निंग आउटकम भी होना चाहिए, गतिविधियां भी होनी चाहिए। तो इसका फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 22, आधारशिला मॉडल के आधार पर लेखन विकास की रणनीतियों का सही क्रम क्या है? मार्गदर्शन युक्त लेखन, आदर्श लेखन, रचनात्मक लेखन, साझा लेखन। तो सबसे पहले आपका आदर्श लेखन शुरू होता है, जिसमें बच्चा लाइन लकीर खींचनी शुरू कर देता है। उसके बाद साझा लेखन शुरू होगा, मार्गदर्शन लेखन ये सबसे बाद में होगा, रचनात्मक लेखन। तो इसका आंसर आपका 2, 4, 1, 3 होगा, यानी सबसे पहले आपका आदर्श लेखन होगा, उसके बाद साझा लेखन होगा, उसके बाद मार्गदर्शन युक्त लेखन होगा, और उसके बाद आप बच्चा अपने आप ही करना शुरू कर देगा, यानी रचनात्मक लेखन उसका शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दीक्षा का प्रयोग कौन सी गतिविधि में आएगा? TLM, ICT, मौखिक, प्रदर्शन। तो दीक्षा का प्रयोग जो आएगा आपका वो ICT में आता है, ICT पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अवधारणा का विकास कौन सी गतिविधि में होता है? ICT, लिखित, मौखिक, TLM। तो अवधारणा का जो विकास होता है वो हमारा TLM वाली गतिविधि में होता है, तो TLM पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण योजना में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को कितने चरणों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5। तो शिक्षण योजना में जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है वो आपकी 3 चरणों में बटी होती है, शिक्षण के प्रारंभ में, शिक्षण के दौरान, शिक्षण के अंत में। तो 3 इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है आपका, सुनने का क्या अर्थ है? केवल सुनना, सुनकर बोलना, समझकर प्रतिक्रिया देना, उपरोक्त सभी। तो सुनने का अर्थ यही है कि अगर आप बच्चा सुन रहा है, सुन के प्रतिक्रिया दे रहा है, तो यही मायने में सुनने का अर्थ होता है। तो समझकर प्रतिक्रिया देना थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण अधिगम चक्र के विभिन्न चरणों का सही क्रम क्या है? तो शिक्षण अधिगम चक्र जो आपका दिया हुआ है उसका सही क्रम अभ्यास, रोचक प्रस्तावना, आकलन और मूल्यांकन, आकलन मूल्यांकन, अभ्यास, रोचक प्रस्तावना, रोचक प्रस्तावना, आकलन और मूल्यांकन, अभ्यास, रोचक प्रस्तावना, अभ्यास, आकलन और मूल्यांकन। तो शिक्षण अधिगम चक्र के अंतर्गत सबसे पहले आप रोचक प्रस्तावना से विषय वस्तु में प्रवेश करेंगे, उसके बाद बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास के अवसर देंगे, और उसके बाद बच्चों का आकलन और मूल्यांकन करेंगे, और उसके बाद जिन बच्चों में कमी करेंगे होगी उनका ध्यानाकर्षण करेंगे, और जो बिल्कुल सही चल रहे हैं उनका संवर्धन करेंगे। तो इसका फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों की लर्निंग गैप का पता लगाने की सबसे उपयुक्त विधि है? आरंभिक परीक्षण प्रपत्र द्वारा, छात्र उपस्थिति द्वारा, अभिभावकों से बात करके, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों की लर्निंग गैप का अगर आपको पता लगाना है तो आपको आरंभिक परीक्षण प्रपत्र बनाना होगा, उससे आप पता करेंगे। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर में कक्षा शिक्षण के दौरान किन गतिविधियों को सम्मिलित किया जाना है? आधारशिला मॉड्यूल में गतिविधियां, पाठ्यपुस्तक में गतिविधियां, कार्य पुस्तिकाओं में दी गई गतिविधियां, और उपरोक्त सभी। तो जो 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर आप चलाएंगे उसमें जो आधारशिला मॉड्यूल में गतिविधि दी गई हैं उनको आपको शामिल करना होगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद पाठ्यपुस्तक में गतिविधि, कार्य पुस्तिका, मेरे हिसाब से तो इसका आधारशिला मॉड्यूल की गतिविधि होनी चाहिए। इसे मैं कंफ्यूज हो गया, इसमें उपरोक्त सभी मैंने निशान लगाया, लेकिन मुझे लग रहा है इसका आंसर आधारशिला मॉड्यूल में गतिविधि जो दी गई हैं उनको आपको करना है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा मेरे अनुसार। आप चाहें तो फोर्थ में भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में क्रियान्वयन के आधार पर गतिविधियों के कितने प्रकार हैं? एकल, छोटे समूह में, बड़े समूह, या पूरी कक्षा के साथ, उपयुक्त सभी। तो अगर कक्षा में क्रियान्वयन के आधार पर देखा जाए तो गतिविधि आपकी 3 तरह की होती हैं। एकल भी गतिविधि आप करा सकते हैं, छोटे समूह में भी करा सकते हैं, बड़े समूह या पूरी कक्षा के साथ भी आप करा सकते हैं। तो इसका उपरोक्त सभी आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आधारशिला हस्त पुस्तिका में कितने भाग हैं? 2, 3, 6, 5। ये दोबारा शायद आ गया प्रश्न। तो आधारशिला में आपके 6 भाग हैं, 6 पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है,
हिंदी भाषा का विकास आधारशिला हस्तपुस्तिका के कौन से भाग से संबंधित है? तो 2, 3, 6, 5। तो हिंदी भाषा का विकास आधारशिला के भाग 2 से संबंधित है। 2 पे आप क्लिक कर देंगे। ये 2 प्रश्न शायद रिपीट हुए हैं इस प्रश्नावली में। नेक्स्ट है भाग 6 में संकलित है आधारभूत सीखना और सिखाना सर्वोत्तम उपयोग, शैक्षिक बदलाव, शिक्षक संदर्शिका, 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर, भाषा की दक्षता, भाषा की संरचना, गणितीय कौशलों के आकलन और मूल्यांकन, अभिलेखीकरण, विषयक लर्निंग आउटकम। तो जो भाग 6 है इसमें आपका एक तो शैक्षिक बदलाव होगा, शिक्षक संदर्शिका होगी और 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर के बारे में दिया गया है। तो इसका सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है ERAC के संदर्भ में ई से आप क्या समझते हैं? ERAC का मतलब ई से आपका एक्सपीरियंस, आर से रिफ्लेक्शन, ए से एप्लीकेशन और सी से कंसोलिडेशन। तो ई से एक्सपीरियंस आपका सही होगा फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है लर्निंग आउटकम की कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? 2, 3, 4, 5। तो लर्निंग आउटकम की 3 ही श्रेणियां होती हैं, केंद्रीय लर्निंग आउटकम, नेस्टेड लर्निंग आउटकम्स और उप लर्निंग आउटकम्स। तो आपका 3 ऑप्शन इसमें सही होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 36 है भाषा की दक्षताओं का सही क्रम क्या है? सुबोपली, सुबोपली, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है सीखने की प्रक्रिया में सकारात्मक पहलू है कक्षा प्रबंधन, शिक्षण योजना, आकलन और मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। तो सीखने की प्रक्रिया के सकारात्मक पहलू में सभी आएंगे, आपका कक्षा प्रबंधन भी आएगा, शिक्षण योजना भी आएगी, आकलन और मूल्यांकन भी आएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है अगर या यदि वाले प्रश्न होते हैं। तो साथियों प्रश्न आपके कई तरह के होते हैं, सूची पर आधारित प्रश्न होते हैं, प्रक्रिया पर आधारित प्रश्न होते हैं, तर्क पर आधारित प्रश्न होते हैं, कल्पना पर आधारित। अगर और यदि वाले प्रश्न जो होते हैं, यानी अगर तुम्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करोगे, तो इसमें बच्चा कल्पना करेगा, तो ये कल्पना पर आधारित प्रश्न आपके होते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मिशन प्रेरणा का शुभारंभ कब किया गया? 4 जून 2018, 10 जुलाई 2019, 4 सितंबर 2019, 5 अक्टूबर 2019। तो साथियों मिशन प्रेरणा का जो शुभारंभ किया गया था वो 4 सितंबर 2019 को किया गया था। इस पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है लर्निंग आउटकम को कितने स्तर पर विभाजित किया गया है? 2 स्तर, 3 स्तर, 4 स्तर, 5 स्तर। ये प्रश्न इस प्रश्नावली में 3 बार रिपीट हो चुका है, ये तीसरी बार आ रहा है। लर्निंग आउटकम के 3 स्तर होते हैं, तो 3 स्तर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद कक्षा 3 के गणित विषय के प्रेरणा लक्ष्य के अंतर्गत निर्धारित संक्रिया के कितने प्रश्न सही हल करने का लक्ष्य रखा गया है? तो कक्षा 3 के 75% है, तो 75 पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रेरणा लक्ष्य के अंतर्गत कक्षा 5 के लिए गणित विषय का कौन सी संक्रिया से संबंधित 75% प्रश्नों को हल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो कक्षा 5 की बात करें तो कक्षा 5 में भाग के 75% हल करने हैं, 4 में आपको गुणा के करने हैं, तो आपका इसका आंसर थर्ड सही होगा। थर्ड पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है ELPS में P से क्या तात्पर्य है? तो E से आपका एक्सपीरियंस होगा विद रियल ऑब्जेक्ट्स, ये मैथ गणित सिखाने का क्रम होता है ELPS। P से आपका पिक्चर हो गया, L से लैंग्वेज हो गया, S से सिंबल हो गया। तो P से आपका पिक्चर सही होगा, थर्ड ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 44 प्रेरणा सूची के अंतर्गत बच्चे विभिन्न आकृतियों का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं तथा लेखन के दौरान विराम चिन्हों को उचित प्रयोग कर पाते हैं, किस कक्षा की दक्षता में? तो ये आपकी कक्षा 5 की दक्षता होती है कि आकृतियों का परिमाप निकाल लेते हैं और विराम चिन्हों का सही प्रयोग कर पाते हैं। तो इसमें कक्षा 5 आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों में शिक्षा की मजबूत आधारशिला विकसित करने के लिए किन विषयों की दक्षता विकसित करनी होगी? पहला ऑप्शन है अंग्रेजी, दूसरा भाषा, तीसरा गणित और चौथा भाषा और गणित। तो बच्चों में शिक्षा की मजबूत आधारशिला अगर आपको विकसित करनी है तो भाषा और गणित दोनों विषय की दक्षता विकसित करनी होगी। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। लास्ट प्रश्न है आपका 46 बच्चों की मौलिक संक्रियाओं का निश्चित क्रम है जोड़, घटाना, गुणा, भाग, भाग, गुणा, जोड़, घटाना, घटाना, जोड़ना, गुणा, भाग, गुणा, घटाना, भाग, जोड़। तो साथियों जो बच्चा सीखता है तो सबसे पहले जोड़ सीखता है, फिर घटाना सीखता है, फिर गुणा और फिर भाग सीखता है। लेकिन अगर बात करें मौलिक संक्रियाओं का निश्चित क्रम जो होता है वो आपका बोर्डमास के रूल के अनुसार होता है। बी से ब्रैकेट,
ओ से ऑफ, डी से आपका डिवीजन यानी कि सबसे पहले आपका भाग आएगा, बी ओ डी एम, एम से मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, ए से एडिशन यानी कि जोड़, और सबसे बाद में सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो इसका क्रम जो होगा वो आपका भाग गुणा जोड़ घटाना होगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, गणित शिक्षण में मापन के क्षेत्र नहीं है। स्थान और दूरी की समझ बिल्कुल नापा जाता है गणित में, धारिता ये भी नापा जाता है, घटा की अवधारणा ये मापन में नहीं आता, वस्तुओं की बनावट और आकार ये भी मापन में आता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा, थर्ड पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है आपका, कक्षा 3 की गणितीय अधिगम संबंधी परिणाम नहीं है। कक्षा 3 में बच्चे दी गई आकृति के समान टुकड़े कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। बच्चे चित्र की मदद से 1/2, 1/3 को दर्शाते हैं, ये भी कक्षा 3 की है। छोटी और बड़ी भिन्न में अंतर कर लेते हैं, ये आपकी कक्षा 3 की अधिगम संबंधी परिणाम नहीं है। बच्चे अंश और हर को बता देते हैं, ये भी आपका कक्षा 3 का है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, फाउंडेशन लर्निंग शिविर किन कक्षा हेतु आयोजित किया गया है। तो फाउंडेशन लर्निंग शिविर आपका कक्षा 1, 2, 3 के लिए आयोजित किया गया। वैसे तो 1, 2, 3 1, 2 के लिए है, लेकिन 3 भी इसमें अब जोड़ दी गई है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। लास्ट प्रश्न है आपका, गणित सीखने सिखाने का क्रम क्या है। तो ये साथियों LSRW, CSRW, EWSL, WRSL, ये क्वेश्चन मेरी भी समझ में नहीं आया, क्योंकि गणित सीखने का जो सही क्रम होता है वो आपका ELPS होता है, और इन्होंने क्रम किस आधार पे दिए हैं मुझे भी समझ में नहीं आया। अगर किसी के समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये क्या क्रम है। हो सकता है कोई क्रम हो, लेकिन मैंने तो अभी तक नहीं पढ़ा। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।